નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીલકંઠ એજ્યુકેશન ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપનું સ્વાગત છે. નમસ્તે શારદા દેવી વીણ્યા પુસ્તકધારિણી વિદ્યારંભમ કરિષ્યામિ પ્રસન્ના ભવ સર્વદા. મા શારદાના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરી આપણે આપણા શિક્ષણની શરૂઆત કરીએ. ધોરણ 9. આજે હું આપને પાઠ 12 રાની વિશે સમજાવીશ. रानी पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा. हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख भरी बदरी और तुम वो नीव में ढूंढा तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भाविक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग के अप्रतिम रचनाकार. छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला. इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए. निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द को दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई. फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई. मुख्यतः महादेवी कवयित्री ही नहीं किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने के में सफल रही है. प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रह शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है. निहार, रश्मि, निर्जा, शौर्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आप आदि की बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं. यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया है. ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है. पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है. पाठ की शुरुआत में हम आपको यह कहने वाले हैं कि इस पाठ में महादेवी वर्मा लेखिका अपने बचपन की बात कहती है. बचपन में वह अपने भाई और बहन के साथ बड़े चाव से रहती है. पाठ की शुरुआत में रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारी का आधिक्य था. इस पाठ में महादेवी वर्मा इंदौर में रहती है और वहाँ सारे अंग्रेज लोग घोड़ों पर सवारी करते हैं. इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर घूमते रहते हैं. रामा की कहानियों में राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था. इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है. रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था. इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है. इस पैराग्राफ में हमें समझाया है कि महादेवी वर्मा जब छोटी थी तब देखती है कि अपने शहर में लोग गधे पर बैठते हैं, सफ़ेद टट्टू पर, अंग्रेज के बच्चे. तब वह अपने नौकर से पूछती है ये गधे पर क्यों बैठते हैं. तब उसका नौकर कहता है कि जो गधे पर बिठाया जाता है एक प्रकार का दंड है. विदेश में यह दंड पाकर वो लोग भारत पे आए हैं, इसलिए वो समाधान रामा को उसे योग्य लगा है. एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है. यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी अधिकार यह मिलना चाहिए. महादेवी वर्मा अपने पिता से बात करती है कि हमें भी एक घोड़ा ला दो. हम भी घोड़े पर बैठे हैं, सब लोग बैठते हैं तो हम भी घोड़े पर बैठना चाहते हैं. बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मठोल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया,
सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है सदा जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। मैंने महादेवी वर्मा ने बचपन में सुना था कि जो लोग सफ़ेद टट्टू पर बैठते हैं उसे तो सजा के तौर पर बिठाया जाता है। इसलिए जब बाबूजी ने पूछा कि कौन सफ़ेद टट्टू पर बैठेगा, तो सभी लोग अंदर बातचीत करके चुप रहे। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? यह बात सबको झंझोल कर रह गई। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्तोत्र रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। हमारी बात को मानकर पिताजी हमारे लिए एक छोटा सा घोड़ा ले आए। वह घोड़ा चॉकलेटी रंग का था और हमारे घर के बरामदे में उसे बांधा गया। बरामदे में उसके लिए जगह कर दी गई और उसके लिए अलग दरवाज़ा भी रखा गया और उसकी राख रखाट के लिए एक साइस यानी एक नौकर भी रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। महादेवी वर्मा कहती है कि हम छोटे बच्चे उस टट्टू को देखकर प्रभावित भी हुए और थोड़े बहुत खफा भी हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान, न कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। महादेवी वर्मा कहती है कि हमारे दूसरे और पशु भी थे घर में, उसके लिए कोई अलग से न मकान था, न कोई विशेष नौकर था, और इस टट्टू के लिए नौकर भी रखा। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सकी। हमारे यहाँ जो रामा था वो हमारा नौकर नहीं था, वो हम बच्चों को डांटता भी था, फटकारता भी था और हमारे कान भी खींचता था, जिससे हम रोजी और नेकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते थे। बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उससे हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। उस टट्टू को देखकर महादेवी वर्मा कहती है कि हम बच्चों ने उससे थोड़ी घृणा थी, परंतु बाबूजी ने कहा कि ये टट्टू आप सबकी सवारी के लिए लाए हैं, इसलिए हम सब लोग ने उस घोड़े से मित्रता कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता था। हमने उसका नाम ताज रानी रखा था। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को भी माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए थे। ताज रानी नाम देकर महादेवी वर्मा कहती है कि हम सब लोग जब छोटे थे तभी हमने ताजमहल की कहानी सुनी थी और उसके साथ जो सुख दुख हुए थे वो भी हमने सुना था, इसलिए इस टट्टू को, इस घोड़े को देखकर हमको उसके प्रति थोड़ी दया आ गई। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है, यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। हमने सोचा कि यदि कोई रानी होती है तो उसे आराम करने को मिलता है, परंतु ये तो हमारी सवारी के लिए आई है, तो यदि उसे ताज से निकाल दिया गया है तो हम उसके लिए सारा इंतज़ाम करेंगे, इसलिए हम लोग उसको अधिक आराम देने के बारे में सोचते रहे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी जैसी है। वो ताज रानी का सौंदर्य देखकर हम लोग
बड़े चकित हो गए थे। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती है, उसका रंग चॉकलेटी था और जिससे हमारी दृष्टि ही खड़ी रहती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, यानी कि जो घोड़े के माथे पर जो बाल रहते हैं वह भी बड़े सुंदर थे। बड़ी काली, स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें, उसकी आँखें भी पारदर्शी थी। लाल नथुन जिसके फुला फुला कर चारों ओर गंध लेती रहती, उसके जो नस्कोरे बोलते हैं ना, वो बड़े बड़े थे और वो उससे इधर उधर की गंध भी परख लेती थी। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए वह गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहते पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। उसके दांत भी सुंदर थे, उसकी जीभ भी लाल थी और होठ भी गुलाबी थे और किसी भी चीज़ को वह चबा कर खा जाती थी। ऊंचाई के अनपित से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। उसकी जो पूंछ थी उससे वह उसके शरीर पर जो मक्खियाँ बैठती थी उसको उड़ाती थी, जैसे लगता था कि कोई मोरपींछ एक साथ जुड़ गए हो। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत की स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर जाती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। महादेवी कहती है कि हम सब लोग छोटे थे, यह सब तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन उसकी जो हमारी याद स्मृति पट में उसकी छवि तो थी ही। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते थे। महादेवी कहती है कि हमारे पास निक्की और रोजी दो और पशु थे। वो छोटे थे इसलिए हम उसको कमरे में रखते थे, लेकिन रानी तो ताज रानी तो बड़ी है इसलिए हम उसको कमरे में नहीं रख सकते थे। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तंबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय था। अस्तंबल जिसे घोड़ों को रखा जाता है। रानी बड़ी थी इसलिए हम अपने कमरे में उसे नहीं ले जा सकते थे, लेकिन उसको अस्तंबल में ही रखा जाता था। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना ही था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। हमारे बरामदे में रानी को रखा था, वहीं एक खुली अलमारी भी थी। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। हम सब बच्चे वहाँ अपने खिलौने रखते थे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उनके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। महादेवी कहती है कि रानी के साथ हम सब लोग घुल मिल गए। उसके पास जाकर उसकी अयाल में हम वो झूला करते और उसकी अयाल में फूल खोसते और उसको मिठाई खिलाते और हम सभी बच्चे ने उससे मित्रता कर ली थी। हम सबको न देखने पर रानी कभी कभी हिनहिनाने लगती थी और हिनहिना कर पैर पटका कर हमें बुलाती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मैंने और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। यह ताजरानी हमारे बाबूजी सवारी के लिए लाए थे, इसलिए एक दिन हम सब ने सोचा कि आज हम सब लोग उसके पर सवारी करेंगे। इसलिए मैं और मेरी बहन के लिए मेरे पिताजी जीन लाए थे। जीन यानी
घोड़े पर रखने वाली बैठक और भाई के लिए बड़ी चमड़े की घेरे वाली जीन लाए थे। भाई छोटा था इसलिए उस पर ठीक से बैठ सके। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन के साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। हम सब लोग बारी बारी रानी पर बैठते और वो छुट्टन जो साइज रखा था वो हमारे साथ दौड़ता और हमें एक आटा घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। सुबह हमारे छोटे भाई बहन के लिए और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर में मेरे लिए यह कार्यक्रम रहता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तंबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल में के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। रानी पर सवारी करने में हमारी वो जो इच्छा थी वो पूर्ण नहीं होती थी। हमको और भी बैठने की इच्छा होती थी, इसलिए हम एक छोटे से स्टूल पर चढ़कर उसकी पीठ पर छलांग लगाकर बैठने का प्रयत्न करते थे। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सब के सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा करने लगे। एक दिन हम सभी भाई बहन ने सोचा कि जब घर के सभी लोग सो जाए तब हम लोग बिना छुट्टन यानी कि बिना नौकर के सहारे, नौकर न होने पर भी हम रानी पर बैठे। इसलिए एक दोपहर को हम सभी भाई बहन ने रानी को उसके अस्तंबल से छोड़कर बाहर लाए और उसकी नंगी पीठ पर, जिसके ऊपर कोई झीन बीन नहीं रखी थी, उस पर हम सवारी करके परीक्षा करने लगे कि हम बैठ सकते हैं कि नहीं। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार हो जाते हैं। ताज रानी हमारी यह सवारी से प्रभावित तो हो गई। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। हमारे पास निक्की और रोजी दो और पशु थे, एक कुत्ती और दूसरा नेवला। वो भी रानी पर बैठने का साहस करता था और हम रानी पर ऐसे बैठते, कोई मयूर सिंहासन पर हम बैठे हैं ऐसे आरूढ़ होते थे। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों पर मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु उससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया था और दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प लिए हो। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रानी पर सवार हो गई और मेरा छोटा भाई कुछ समझता नहीं था। जब हम लोग रानी पर सवार होते थे तो रानी सभी बच्चों को धीमी चाल से चलकर एक एक बार घुमाती थी, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मैं रानी पर सवार हुई और मेरे छोटे भाई ने उसकी पैर पर एक सोटी मार दी और रानी भड़की और ऐसे दौड़ी कि मानो कोई भी उसे पकड़ नहीं पाने के योग्य था। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था और रानी ऐसे दौड़ी
जैसे मैं कोई उड़न खटोले पर बैठी हूँ, परंतु मैं समझती थी मैं गिरूंगी ही। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और उस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। और रानी ऐसी दौड़ी कि मैं गिर पड़ी और मेरे गिरने पर रानी को ज्ञात हुआ और वह जैसे उसको पश्चाताप हुआ ऐसे खड़ी रह गई। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े। फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा और मेरे साथ जो मेरे भाई बहन थे वो चीखने लगे, मैं गिर गई इसलिए। सभी लोग आ गए और मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। रानी समझदार थी, बड़े दिनों के बाद जब मैं बिस्तर से उठी और रानी के पास गई तो रानी जैसे मुझे देखकर जैसे पश्चाताप से पिघल रही वैसे मुझे लगा और उसको देखकर मेरे आँख में भी आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। मेरे छोटे भाई का जन्मदिन था और मेरी नानी ने उसके लिए कड़े भेजे थे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। हम किसी समय कोई नए कपड़े या आभूषण पहनते तो रानी को अवश्य दिखाने जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। मेरा छोटा भाई जो नानी ने उससे शेर की मुंह वाले जो कड़े दिए थे वो पहनकर रानी को दिखाने गया। पता नहीं उसको क्या सूझा कि वह कड़े मेरे भाई ने रानी के कानों में पहना दिए। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई कि कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। मेरे भाई ने रानी के कानों में जो कड़े पहना दिए, फिर वह खेलने लगा, हम भी खेलने लगे और हम सब भूल गए। और जब मेरे भाई के हाथ में कड़े न देखे तब मेरी माँ ने पूछताछ की, तब पता चला कि कड़ों का कोई पता नहीं, वो खो गए हैं। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को भी नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। जब हम सभी लोग कड़े ढूंढ रहे थे तभी रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती थी और बाबूजी को इशारा किया। तब बाबूजी का ध्यान रानी की ओर गया और रानी ने इशारा किया। तब जिस जगह इशारा किया वहाँ खोदा गया तो वहीं से कड़े मिल गए। देखो, पशु में भी कैसी प्रबलता होती है, वह भी बोल नहीं सकती पर इशारों से हमें समझा सकते हैं। इसलिए रानी ने इशारा देकर हमें समझाया कि यहाँ कड़े रखे हैं। किसी ने भी वहाँ खड्डा खोद कर रख दिए थे, पता नहीं, परंतु रानी ने यह इशारा देकर हमें कड़े मिलवा दिए। इसलिए रानी सबके हृदय में, घर के सभी लोगों के हृदय में उसका स्थान हो गया। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसके निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। एक बार थोड़े दिनों के बाद हमने देखा कि रानी के पास एक छोटा सा उसका बच्चा खड़ा था। यह देखकर हम सभी बच्चों ने अपने नौकर रामा से पूछा, यह कौन है?
और कहाँ से आया है। तभी हमारे नौकर रामा ने बोला कि ये रानी का बच्चा है। तब हम सब लोग तो बड़े छोटे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए हम सभी ने पूछा कि अभी तक यह कहाँ था। तब रामा ने कहा कि ये रानी के पेट में था और दाना और पानी खाकर वह सो रहा था। तभी मेरे भाई ने बालिशता से पूछा कि उसके पेट में और भी जीव है। तब रामा ने इस इतने सारे प्रश्न को कंटाल कर जवाब दे दिया कि यह हाँ है, उसके पेट में और भी है। अब तो हम विस्मित भी हो और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। हम सभी लोगों को उस छोटे के बच्चे के प्रति घृणा इसलिए हुई कि हम सभी को रानी अपनी पीठ पर बैठा कर दौड़ाती है या आटा लगवाती है, और ये छोटा सा जीव है, बच्चा है, कुछ काम धाम नहीं करता और उसके पेट में रखकर उसका दाना चारा खा गया है। इसलिए मेरे भाई ने कहा रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपने कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे भाई ने मेरे पास ऐसा प्रस्ताव रखा कि हम चाकू से रानी का पेट चीर देंगे और उसमें से जो छोटा सा और जीव है उसको बाहर निकाल दें, और वह छोटे से बच्चे पर हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो सवारी करेंगे और रानी पर हम बड़े सवारी करेंगे। ऐसा प्रस्ताव मेरे भाई ने रखा और वह कहीं से साग काटने वाला चाकू ले आया। तभी हमको प्रश्न हुआ कि यदि हम इससे रानी का पेट चीरेंगे तो उसे सिएंगे कैसे? सिलाई के लिए हमारे पास सुई तो होनी चाहिए, और सुई तो माँ के पास रहती है, और बड़ा जो सुया है वो रामा अपनी कोठरी में रखता है। हम किसी के पास से सुई या सोया मांग तो नहीं सकते, इसलिए हमने यह प्रस्ताव बंद रखा। और जब वह रानी का जो छोटा सा बच्चा दौड़ने लगा और हमारे पास खेलने लगा, तब हम अपना क्रोध, जो बच्चे के पर हमारा क्रोध था वो भूल गए, और हमारा जो उसका पेट काटने का, जो रानी का पेट काटने का प्रस्ताव था वो भी हम भूल गए, और छोटे बच्चे के ऊपर हमको इतना प्यार आया कि हम सब भूल गए और उसको सभी बच्चे प्यार करने लगे। इस प्रकार रानी पाठ में हमको महादेवी वर्मा के पशु के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई दिया है। आशा है आप सभी बच्चों को यह इकाई, यह पाठ समझ में आ गया होगा। नमस्कार।